वेलकम टू फ्रेंड्स। हम आज सी ए पी एफ 2022 मतलब 2022 की पी वाई क्यू एनालिसिस करने वाले हैं। ए सेट बी है मेरे पास। आप अपने सेट से क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले 5 क्वेश्चन जो है वो मैथ एंड रीजनिंग के हैं, इसलिए हम वो बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 6 नंबर पे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है, टफ एंड रिज आर, इसको क्या बोलते हैं ये पूछा है। तो बेसिकली ये पिच रिलेटेड है, जो पिच होती है वो किस टाइप की होती है। तो ट्रप को बोलते हैं कि वो लो पिच रहती है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं लो पिच। और जो रीज है वो हाई पिच की होती है। तो अगर आप हाई प्रेशर की रहती है, सॉरी, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए है कि इलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड ऑफ हाई प्रेशर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये इसका पहला आंसर आएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, ये फिजिक्स से था, मतलब जनरल साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद ठीक है, चलिए, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का। द बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एट विच द एनर्जी एक्सचेंज occurs and some insulation is returned directly to space is। तो ये देखिए इसका आंसर फॉरेस्ट कैनोपी, ये आंसर है। तो इसमें क्या होता है कि जो फॉरेस्ट कैनोपी है, ये रिस्पॉन्सिबल टू द लिस्ट ऑफ 50% ऑफ वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज बिटवीन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एटमॉस्फेयर एज वेल एज सोशिएबल शेयर ऑफ ग्लोबल नेट के जो होता है। तो अगर सपोज फॉरेस्ट कैनोपी क्या होता है वो मैं थोड़ा से बताता हूँ। सपोज ये ट्री है, ओके, तो ये जो भी पूरा ट्री है, तो इसकी जो भी छाया होगी वो कितनी देर तक कितनी दूर तक जाती है। तो ये जो एरिया होगा ये वो फॉरेस्ट कैनोपी का होगा। मतलब इसको फॉरेस्ट कैनोपी भी बोलते हैं। मतलब इसके अंदर कितनी इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी है, इसको फॉरेस्ट कैनोपी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म दैट प्रीफर हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन हैबिटेट्स रिफर टू एज। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि साल्ट कॉन्सेंट्रेशन हैबिटेट्स रेफर टू एज। तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं, हेलोफाइल्स, ये आंसर है इसका। और इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन अगर बाकी ऑप्शन का हम देखें, पहले तो हेलोफाइल्स देखेंगे। ये क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म प्रिफर हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन हैबिटेट रिफर टू एज हेलोफाइल्स। मतलब ये फाइल्स जो है ये कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड है। उसके साथ ऊपर वाला जो ऑप्शन है कैल्सी फिगर्स, इसको ये जो है ये लो पीएच रिलेटेड है। और जो अल्कली फाइल्स है तो ये पीएच अबव देन 9। मतलब आपको पीएच इंडिकेटर तो मालूम ही होगा कि कौन से नेचर का। अल्कली जो है वो 7 से ज़्यादा भी होगा, मतलब 7 से 14 के बीच में जो होगा वो एलिमेंट अपने अल्कली एलिमेंट्स में आते हैं। उसके बाद 0 से टू 7 ये एसिड में आते हैं, और जो 7 है वो न्यूट्रल में आता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपके पास पीसी होगा तो आपको मालूम होगा कि विंडो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद लिनक्स भी है, उसके बाद उबंटू है। लेकिन एमएस एक्सेल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये एक फीचर है जो हम डेटा या उसमें यूज करते हैं। तो इसका आंसर यही है कि एमएस एक्सेल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि विच नंबर 10 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग protocols is not an application layer of the TCP और IP मॉडल। इसमें भी वो पूछा गया है कि कौन सा जो ऑप्शन है जो एप्लीकेशन लेयर में TCP या IP मॉडल का यूज नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन है IP। मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो हमारा IP मॉडल नहीं है। और आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको IP यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे भी IP है। तो आप इससे भी ये आंसर लॉजिक से एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू increase the power of the incoming signal by preserving the shape of the original signal। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर रिलेटेड है। तो इसमें पूछा है कि जो
हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उसमें पावर इंक्रीज के लिए क्या यूज करते हैं। तो आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर जो है वो भी यही काम करता है, ये स्टैटिक डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है कि वन पावर लेवल से अनदर पावर लेवल पे ये पावर ट्रांसमिट करता है। तो हम पावर से रिलेटेड ही ट्रांसफार्मर और ट्रांजिस्टर दोनों ही थोड़े से सेम सिमिलरिटीज फंक्शन होते हैं। तो इसके हम आंसर तक जा सकते हैं कि ट्रांजिस्टर इसका आंसर होगा और यही आंसर है। मतलब आपको इलिमिनेशन भी आना चाहिए ऐसे ऑप्शन में, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ पता नहीं है लेकिन आप अपने बैक सबकॉन्शियस नॉलेज से कुछ आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स रिस्पेक्टिवली। ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है जनरल साइंस का। इसमें पूछा है कि जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट में और यूकैरियोटिक। अब आपको मालूम होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूनिसेलुलर और मतलब जिनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइन नहीं होता, मतलब ऐसा शेप नहीं रहता। लेकिन यूकैरियोटिक में आपको न्यूक्लियस ऐसे दिखाई देता है, उसका जो भी पार्ट वो एक क्रोमैटिन वगैरह हो गया ये रहता है। जो प्रोकैरियोटिक में मतलब सीडो न्यूक्लियस, मतलब जो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता, इस टाइप का न्यूक्लियस होता है ये प्रोकैरियोटिक में। तो उसमें पूछा है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो चलिए देखेंगे हम। न्यूक्लियोइड और क्रोमैटिन एक ऑप्शन है, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोइड दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है कि न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियोलस, और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन। तो इसका ऑप्शन है न्यूक्लियोइड एंड क्रोमैटिन। मतलब जो यूकैरियोटिक्स है, जैसे कि हम है ह्यूमन, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे ह्यूमन। तो ह्यूमन में क्रोमैटिन जो क्रोमोसोम्स है उसमें क्रोमैटिन रहता है, वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने का काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है, ये भी बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, लाइसोसोम्स आर सैक्स ऑफ द सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि जो लाइसोसोम्स है वो डाइजेस्टिव सेल फिल विद डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब क्या करते हैं उसका पूछा है। तो इसका आंसर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो हम थोड़ा थोड़ा बाकी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं कि गोल्गी बॉडीज का क्या फंक्शन होता है। तो गोल्गी बॉडीज एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसको केमिकल इंडस्ट्री भी बोलते हैं हमारी सेल के। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहाँ पे हमारे फैट जो है फैट उनका सिंथेसिस होता है। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। मतलब थोड़े से ऐसे राइजोसोम के स्पोर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन इसका आंसर यही है। और लाइसोसोम क्या करता है, सेल डाइजेशन में, आपको मालूम होगा, और उसको भी हम सुसाइडल बैग्स ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस रिप्रेजेंट द सेल्स ऑफ अ मेरिस्टेम ऑफ प्लांट। ठीक है, ये प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि जो सेल होता है वो मेरिस्टेम ऑफ प्लांट वो किसको बेटर रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर है डेंस साइटोप्लाज्म, उसके बाद थीन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लाई और एब्सेंस ऑफ वैक्यूल। अब देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम का एक चैप्टर होता है प्लांट में। अब उसका मैं थोड़ा सा आपको निकाल के बताता हूँ। ये ये प्लांट है, आप समझ लीजिए। मेरे डायग्राम थोड़े अच्छे नहीं आते, लेकिन आपको समझ जाएंगे, इतने अच्छे आते। ठीक है, ओके। ये देखिए, ये जो टॉप टॉप वाला है उसको हम अपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं, जो टॉप प्लांट के टॉप पे रहता है। उसके बाद ये जो साइड को होते हैं उसको लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। और जो बीच में होता है उसको इंटर सेलुलर मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं। और ये जो भी ऑल जो टाइप के मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, इनको हम डिवीजन सेल से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये डिवीजन और रिडिवीजन में पार्ट लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, ये पूछा है। अब ये भी क्वेश्चन हमारे जो सर्कुलेशन सिस्टम है इससे है। और इन्होंने क्या पूछा है कि 4 चैम्बर हार्ट किसका होता है। ठीक है, और जो बाकी सब ऑप्शन दिए हुए हैं,
मतलब ये दिया हुआ है अपना किंग कोबरा दिया है, ये रेप्टाइल में आता है। रेप्टाइल जो हमारा एक क्लास है उसमें आता है। उसके बाद टर्टल है। तो अब मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे रहता है। मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी कभी भी आप ये भूलेंगे नहीं। तो देखिए, सबसे पहले फिश आएंगे, उनमें 2 चैम्बर का हर्ट होता है। उसके बाद फिश किस में आएंगे? एक्वेटिक एनिमल में। उसके बाद एक्वेटिक के बाद एम्फीबियम आए होंगे। एम्फीबियन जैसे कि उनको क्या बोलेंगे हम? 3 चैम्बर। उसके बाद एम्फीबियन का 2 क्लासेस में डिवाइडेशन हुआ होगा। एक रेप्टाइल्स, सॉरी, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में 3 प्लस हाफ ऐसा हर्ट के चैम्बर रहते हैं। उसके बाद ये रेप्टाइल्स के 2 टाइप हुए बाद में, मतलब ये इवोल्यूशन में बता रहा हूँ आपको, मैमल्स एंड एव्स। एव्स में भी 4 चैम्बर का हर्ट रहता है, मतलब 4 पार्ट होते हैं। और मैमल्स में भी। तो हमें क्या पूछा है कि किस इसमें से किस एनिमल के 4 चैम्बर हर्ट होता है? तो देखिए, किंग कोबरा किस में आएगा? रेप्टाइल में। रेप्टाइल में हमने देखा है कि 3 है, तो पहला ऑप्शन गया। उसके बाद टर्टल, टर्टल भी एम्फीबियन में आएगा, उसका भी 3 चैम्बर होगा। लेकिन कैमोलियन, ये जो है ये भी रेप्टाइल में आता है, इसका भी 3 चैम्बर हर्ट होगा। लेकिन क्रोकोडाइल है जो कि एम्फीबियन है, लेकिन उसका जो हर्ट के चैम्बर है वो 4 होते हैं। ये एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन ही यूपीएससी ने इस बार पूछा है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 16 नंबर का। One way of incorporating desired characters into crop varieties is hybridization. In this process, there is a crossing between genetically dissimilar plants. Which one of the following crossing will not refer to hybridization? ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या पूछा है कि जो हमारे इंटर कॉर्पोरेटिंग डिजायर कैरेक्टर है किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में, जो नॉट रिफर करते हैं, तो इनमें जो इंट्राजेनिक कैरेक्टर है ये डिफर नहीं करते, क्योंकि ये सेम जीन से आते हैं। और हमने यहाँ पे देखा है कि जेनेटिकली हमें डिसिमिलर चाहिए, ठीक है। मतलब इसी वर्ड से अपना जो आंसर है वो निकल आ रहा है कि जेनेटिकली डिसिमिलर चाहिए। अगर हम इंट्राजेनिक लेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 जीन, मतलब ए एनिमल हुआ और ए बी एनिमल हुआ, ठीक है। तो देखिए, ए एनिमल का जीन और बी एनिमल का जीन सेम है, लेकिन ये 2 डिफरेंट एनिमल है। तो ये जेनेटिकली डिफर हो सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए यही हमें क्वेश्चन में पूछा है, और इसका ऑप्शन भी इंट्राजेनिक है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं इरेज कर लेता हूँ। आपका हो गया होगा तो आप लिख सकते हैं ये, मतलब आप कभी भी ये भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिएंट, एक मिनट, ठीक है। चलिए, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, plant nutrients are classified as micronutrients and macronutrients. Which one of the following is an example of micronutrient? चलिए, ठीक है, हम ये पूछा है प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, तो इसमें क्या पूछ रहे हो कि कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। 2 टाइप के होते हैं, एम आई, ऐसे याद रख सकते हैं आप। जो एम आई है वो कम, मतलब थोड़े से कम प्रमाण में लगते हैं, और जो यम ये रिलेटेड है वो ज़्यादा परसेंटेज में इम्पोर्टेंस होते हैं प्लांट्स के लिए। तो देखिए, मैंगनीज है, कॉपर है, उसके बाद मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। तो इसका सही ऑप्शन मैंगनीज है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट के कैटेगरी में आता है। और जो ये कॉपर, मैग्नेटिज्म और क्लोरीन है, ये दूसरे में आता है। इससे रिलेटेड मेरे पास एक ट्रिक है जो मैंने अपने शॉर्ट्स में अवेलेबल के लिए अपने इसी चैनल पे। तो आप वो भी देख सकते हैं कि किस कौन से एलिमेंट कौन से ग्रुप में आते हैं, कौन से माइक्रो एलिमेंट है और कौन से मैक्रो एलिमेंट है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से बायो से है। मतलब साइंस कितना इंपॉर्टेंट है ये हम देख सकते हैं कि एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं इसके बीच में, ठीक है। चलिए, 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ bryophyllum fall on soil and develop into new plants.
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो बर्ड फॉर्मेशन है वो किस टाइप ऑफ का रिप्रोडक्शन है ये पूछा है। तो ये इसका आंसर आपको बडिंग लग सकता है क्योंकि ऊपर बर्ड दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये बडिंग ऑप्शन आयोग ने सिर्फ हमें पोपट बनाने के लिए दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं है। इसका जो आंसर है वो स्पोर फॉर्मेशन है। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो ब्रायोफाइलम के ग्रुप में होता है, ये सब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या पूछ रहा है, देखिए। फ्लोएम टिश्यूज आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो आयोग का ये फेवरेट टॉपिक है, और हर बार इससे एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। तो फ्लोएम के बारे में पूछा हुआ है, तो मैं आपको सीधा सा बताऊंगा कि याद कैसे रख सकते हैं आप जाइलम और फ्लोएम। ये देखिए, जब एक्स आएगा तो ये जाइलम का होगा, तो इससे पहले क्या आता है, डब्ल्यू, बराबर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जाइलम का काम क्या है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और वाटर वाटर के साथ क्या क्या मिनरल्स, मतलब डब्ल्यू को ही आप उल्टा करेंगे तो यम बन जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या पूछा है, फ्लोएम। तो पी फॉर फूड, आप ऐसे याद रख सकते हैं। फ्लोएम क्या काम करता है कि फूड ट्रांसपोर्टेशन, और इसका सही आंसर फूड ट्रांसपोर्टेशन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से रिलेटेड है, वो हम दूसरे एक लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर का यूनिट पूछा है। नॉट मतलब हमें प्रेशर के यूनिट मालूम होने चाहिए, कि यहाँ पे बताया है कि कौन सा नीचे वाला प्रेशर का यूनिट नहीं है। तो देखिए पास्कल तो आप सबको ही मालूम होगा कि ये, न्यूटन भी होता है, बार भी होता है, लेकिन जूल जो हमने कहाँ पे पढ़ा है, एनर्जी में, बराबर। तो ये हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं कि जो एनर्जी है ये प्रेशर का यूनिट नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये क्वेश्चन है। तो इनमें देखिए कौन सा मटेरियल जो है वो कॉन्वेक्स लेंस में बनाने के लिए यूज नहीं होता है, ऐसा पूछा है। अगर आपने किसी भी लेंस को देखा होगा तो वो ग्लास से तो 100% रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन रहेगा अपना। हमने हमने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैन नॉट, मतलब हम जो है वो देख लेंगे। उसके बाद सेपियर भी होता है और वाटर भी होता है, तो आपने एल्यूमिनियम कहीं देखा नहीं होगा, और इसी ऑप्शन इसी क्वेश्चन का यही आंसर है कि कॉन्वेक्स लेंस में एल्यूमिनियम का यूज नहीं होता है। उसके बाद देखिए द ऑप्टिकल फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज, मतलब जो हमारे स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों होता है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा है। आप सबको ये मालूम होगा कि वेवलेंथ रिलेटेड एक कंसेप्ट है, हम किसी लेक्चर में इसके बारे में और डीप में जानेंगे। और इसका आंसर मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो फेनोमेना ने, उसकी वजह से हमारे जो स्काई का कलर है वो ब्लू होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन देखिए, ये नॉर्मल है सपोज। उसके बाद एक एक एक्सिस है, अगर हम किसी रे को यहाँ से डालते हैं और ये उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होता है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसके बाद रिफ्रैक्शन देखिए, किसी एक मीडियम से अगर रे दूसरे मीडियम में जाता है तो ये होता है, एक तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो सकता है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा सकता है, ये हमारी नॉर्मल है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये सब हमारा इसमें रहता है, रिफ्लेक्शन। और ये जो है ये रिफ्लेक्शन है, और ये जो है ये रिफ्रैक्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट्स कॉल्ड। ठीक है, तो ये भी साइंस रिलेटेड है कि कौन सा जो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम नीचे वाले ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्ट को मेजर करना। उसके बाद एमीटर का काम क्या है, करंट को, आई मतलब करंट को मेजर करना। उसके बाद मोटर, मोटर क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करती है या इलेक्ट्रिकल में, मतलब हमें इन दोनों में से एक ऑप्शन है, और ये ऑप्शन इंटरडिपेंडेंट है। तो हमारा जनरेटर का काम आपको मालूम होगा कि जनरेटर ऐसे रोटेट होता है, और ये रोटेशन से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर इससे अगला क्वेश्चन कमीशन क्या पूछ सकता है, यूपीएससी मतलब कि क्या पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है।
तो उसका आंसर क्या आएगा? मोटर। मतलब हम मोटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो घूमती है, मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 2 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। अब आपको मालूम होगा कि जो पी हमारा ये फॉर्मूला है, ये क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। P इज इक्वल टू 1/f। ये P क्या है? पावर ऑफ लेंस। उसके बाद F क्या है? फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हमें क्या दी हुई है? 2 मीटर। तो देखिए हम इस फॉर्मूले में वो डाल के देखते हैं, 1/2 और क्या आएगी? 0.5। अब 0.5 दो ऑप्शन में, मतलब हमारे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी कॉनकेव लेंस होता है उसकी निगेटिव लेंस होती है, और जो पॉजिटिव साइन होता है वो कॉन्वेक्स लेंस को देते हैं हम। तो यहाँ पे हमें कॉनकेव पूछा हुआ है, बराबर है। तो क्या आएगा हमारा आंसर? कॉनकेव को हम क्या साइन देते हैं? निगेटिव। तो मतलब हमारा बी ऑप्शन है। तो ये सब CAPF 2022 के 25 क्वेश्चन थे मित्रों। अगले वीडियो में हम 26 से लेकर 50 तक वीडियो डालेंगे, मतलब हर वीडियो में 25-25 क्वेश्चन हम लेंगे, जिससे कि आप 10-15 मिनट में ही अपने जो भी पूरे PYQ है वो कर सके और इससे अच्छा रिजल्ट ला सके। धन्यवाद।